अभी तक लीगल एज आफ्टर कॉलेज के यूट्यूब पेज पे हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस जजमेंट्स कवर करे जो क्लैट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड हैं। इसमें मैं आपके साथ कुछ कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स दैट इज अभी रीसेंट जजमेंट जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की वो, और कुछ फंडामेंटल लैंडमार्क जजमेंट्स भी डिस्कस करूंगी जो एनवायरमेंटल लॉ के क्वेश्चंस को अप्रोच करने में आपको हेल्प करेंगे। So stay tuned, attend the lecture properly and mark my words, these cases are very important for you exam perspective से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ वो है टी एन गोवर्धन तिरुमलपत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्पेसिफिकली दिस जजमेंट इज अ 3 जज बेंच जजमेंट एंड इस जजमेंट टेक्निकली हुआ क्या था। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसे हम NBWB कहते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से आपको लेना पड़ता है EC क्लियरेंस, आपको लेना पड़ता है अप्रूवल बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जब तक आपको नेशनल बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक यू कैन नॉट गो अहेड एंड कंडक्ट सर्टन, यू कैन नॉट गो अहेड एंड एंटर इनटू एनी इंफ्रास्ट्रक्चर process per se. Now see what happened in this specific case. A project was granted NBW approval, but then the petitioners before the Supreme Court claimed that even after grant of NBW, it was very important to understand that this particular project actually harmed the wildlife in that particular area, और इस harmful nature of the project के बावजूद टेक्निकली NBW ने इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया। तो इसी प्रोजेक्ट की पासिंग और इसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल को लेकर ये केस फाइल हुआ था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2-3 बातें कोर्ट ने बोली एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस है, 2022 जजमेंट। ऑल राइट, कोर्ट ने यहाँ पे 2-3 काफी इंपॉर्टेंट बातें बोली। कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला पहली बात कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रीफली इसको समझ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक सा मीनिंग होता है बैलेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल सी बात बोलती है कि डेवलपमेंट की नीड है, डेवलपमेंट फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो कैसे हमारी कंट्री ग्रो करेगी, कैसे उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेन बातें बोली। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद बात हुई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की कि वो भी एक एसेंशियल फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मीनिंग ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आया है, यदि वो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट के थ्रू हार्म करेंगे तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैक्सिमम प्रिकॉशंस बिफोर हैंड ले लें। और ये प्रिंसिपल जो है ये रियो डिक्लेरेशन भी रिकॉग्नाइज करता है एट द इंटरनेशनल लेवल, और हमने इंडियन लेजिस्लेशन के अंदर अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इस प्रिंसिपल को एम्बॉडी अपॉन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट में इस प्रिंसिपल को रीइटरेट भी किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडहायर करना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सेकंड, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। फिर बात आई 2 चीजों की कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को पैरामाउंट कंसिडरेशन देनी चाहिए या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, क्योंकि आज यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आएगा उस पर्टिकुलर एरिया के। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियरली बोला कि क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को एडहायर करना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसीलिए यदि कभी भी ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बीच में से किसी को चुनना पड़े कोर्ट को, तो कोर्ट को हमें
कोर्ट को हमेशा एनवायरमेंटल इंटरेस्ट को ही चूज करना होगा. दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट शुड बी गिवन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ओवर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Then then the court also clarified कि basically precautionary principle का meaning क्या होता है. अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या मीनिंग है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि एक एंटिसिपेटरी एक्शन ऑलरेडी उस इंडस्ट्रियलिस्ट को या उस पर्सन को लेना होगा टू प्रिवेंट हार्म विच हार्म मे बी कॉज्ड ड्यू टू हिज प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर एक्टिविटी, प्रोजेक्ट हो, एक्टिविटी हो, कुछ भी हो. तो जो हार्म उससे होने वाला है उसकी प्रिवेंशन स्टेप लेना, उसके प्रिवेंशन को इंश्योर करना और उन सब चीज़ों की तरफ स्टेप लेना जिसका रीजनेबली, जैसे कि यदि मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में मेरे को 10 पेड़ काटने पड़ेंगे मेरे प्रोजेक्ट को लाने के लिए, तो उन 10 पेड़ों के कटने से जो एनवायरमेंट को नुकसान होगा उसके बेसिस पे प्रिकॉशन लेना बाय द पर्सन हु इज गोइंग टू कंडक्ट दैट एक्टिविटी इन दैट एरिया. दैट इज अ मैंडेट विच इज एम्बॉडीड थ्रू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. इसको हम पीपी प्रिंसिपल भी कहते हैं एनवायरमेंटल लॉ के अंदर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो टीएन गोवर्धन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी और सुप्रीम कोर्ट ने बात करी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की और इन दोनों के बैलेंस की. ऑलराइट, देन नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस पवन कुमार केस. 2021 का जजमेंट है. 3 जज जजमेंट है. जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई. इस केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ था? एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय स्टेट ऑफ बिहार टू बैन माइनिंग प्रोसेस. ठीक है, माइनिंग प्रोसेस बैन करने के लिए, आपको इलीगल माइनिंग प्रोसेस बैन करने के लिए नहीं, लीगल माइनिंग प्रोसेस को बैन कर दिया जाए बिकॉज इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग एनवायरमेंट. सो दिस वाज द स्टैंड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार. उन्होंने बोला कि इसको बैन कर दो क्योंकि ये एडवर्सली एनवायरमेंट को हैम्पर कर रहा है और इफेक्ट डाल रहा है. कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि यदि हम टोटल बैन इम्पोज करते हैं लीगल माइनिंग पे, यहाँ पे बात इलीगल माइनिंग की हो रही है, ठीक है, तो वो राइज देगा टू अ मशरूम ऑफ इलीगल माइनिंग. दिस इज द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट हियर. और ये भी बोला दैट विल कॉस्ट लॉस टू पब्लिक एक्सचेंजर ऑल्सो. यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए ऐसे केसेस के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा, बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ डेवलपमेंट, and the development and protection of ecology or environment. तो सिंपल सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि हम इकोनॉमिक नीड्स को भी बैलेंस करें और इकोलॉजी के नीड्स को भी बैलेंस करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलें. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यदि हम टोटल बैन कर देंगे लीगल माइनिंग पे तो 2 प्रॉब्लम इससे क्रिएट होंगी. पहला, ये लॉस होगा टू द पब्लिक इटसेल्फ, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं वो सब भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा यूज लॉस होगा. प्लस माइनिंग से होने वाले बिजनेसेस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. दूसरी बात यहाँ पे ये बोला कि यदि हमने लीगल माइनिंग के ऊपर बैन लगाया तो ये ऑटोमेटिकली राइज करेगा टू इलीगल माइनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, विच विल एट द एंड बी बेनिफिटेड टू द माफियाज एंड द सैंड माफियाज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि हम लीगल माइनिंग को टोटली बैन नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री एंड द एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द इकोलॉजी स्पेसिफिकली. तो एनवायरमेंट को इतना भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए. तो क्योंकि लीगल माइनिंग रेगुलेटेड है, इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर अप्लीकेबल होती है, प्रॉपर लेजिस्लेशन है ऐसे गवर्न करने के लिए, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर बैन लगा के हम लोग खुद इलीगल माइनिंग की तरफ मूव करेंगे. सो टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, कोर्ट स्टेटेड दैट टोटल बैन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन लीगल माइनिंग इन द स्टेट. ऑलराइट, देन इसके बाद आपका केस है दस्तक एनजीओ वर्सेस सिनोजिम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का. 2021 का केस है. एनजीटी ऑर्डर यहाँ पर आया था. अब एक बात मुझे यहाँ पे जान लेनी चाहिए, एक काफी लैंडमार्क केस था अलेम्बिक केमिकल्स वर्सेस रोहित प्रजापति का. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ईसी क्लियरेंस लेना पड़ेगा एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रिंसिपल्स के सेफगार्ड्स को इंश्योर करते हुए आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब होता है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट हैम्परिंग द एनवायरमेंट एडवर्सली। ठीक है, कि ये एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करेगा। दिस इज व्हाट एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक्चुअली मीन्स। तो सिंपल सी बात थी कि इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया था दैट यू विल एनी प्रोजेक्ट, इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, देन थ्रू अ notification also this particular fact was substantiated that you will have to observe, you will have to get an environmental clearance under the act complying with the safeguards of environmental protection act, and then only यू कैन गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या हुई, यहाँ पे मेजर जो इशू था वो ये था कि क्या ये ईसी का जो क्लियरेंस लेना है, हमें जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस किसी भी पार्टी को लेना होता है बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, वेदर दिस कंडीशन कैन बी एग्जाम्प्टेड बाय स्टेट। क्या इस कंडीशन को स्टेट एग्जाम्प्ट कर सकता है? ये मेजर क्वेश्चन सामने आया। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे ये बोला, एनजीटी के ऑर्डर के बेसिस पे भी जजमेंट था, स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि ये जो कंडीशन है एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है और इससे एग्जाम्पशन स्टेट भी नहीं दे सकता, एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू परमिट फंक्शन ऑफ सच यूनिट्स इन वायलेशन ऑफ द मैंडेट ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज द मैंडेट ऑफ लॉ? द मैंडेट ऑफ लॉ इज टू गेट ईसी क्लियरेंस फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई कर, यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए अथॉरिटीज ने ये बोला कि आपको यदि स्पेसिफिकली ट्रिब्यूनल ने, सॉरी आई एम सेइंग कोर्ट, प्लीज माइंड इट, इट्स ट्रिब्यूनल बेसिकली हियर इन दिस स्पेसिफिक जजमेंट। ट्रिब्यूनल ने क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि ये जो ईसी क्लियरेंस लेने का प्रोसेस है ये काफी मैंडेटरी प्रोसेस है और कोई भी पार्टी इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकती, प्लस स्टेट भी इससे एग्जाम्पशन नहीं दे सकता, नो एग्जाम्पशन। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पशन इससे नहीं दिया जा सकता, जस्टिफाइड है ही नहीं लॉ में। यदि आपने ईसी क्लियरेंस नहीं लिया देन यू आर एक्चुअली इन्फ्रिंजिंग अ प्रोविजन ऑफ लॉ, दैट्स अ वायलेशन ऑफ अ मैंडेट ऑफ लॉ, सो यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज, नाउ सी, ऑलराइट, सॉरी वन जजमेंट इज लेफ्ट इन बिटवीन, दिस इज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी केस, फिर हम फंडामेंटल केसेस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट है संघार जुबैर इस्माइल वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2022 का जजमेंट है। सेक्शन 16 क्लॉज एच का जजमेंट है ऑफ द एनजीटी एक्ट और काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस स्पेसिफिक केस में क्या हुआ था, एनजीटी ने एक प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ये प्रोजेक्ट था गुजरात का। ठीक है, देन द पिटिशनर्स प्रेफर्ड एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस एनजीटी। ये जो एनजीटी ने क्लियरेंस दिया अथॉरिटी को, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुआ। ठीक है, क्योंकि एनजीटी ने क्या किया था, एनजीटी ने स्पेसिफिक केस में ये बोला था, एक कमिटी को अपॉइंट कर दिया था स्क्रूटिनी करने के लिए कि ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की कंडीशंस और सेफगार्ड्स है वो पार्टीज इन्फोर्स करेंगी या नहीं करेंगी, और बोला कि आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से। इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए इसी के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रेजेंट केस इन हैंड है, और यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये क्लेम करा कि एनजीटी वाज नॉट करेक्ट इन ग्रांटिंग द एनवायरमेंटल क्लियरेंस बिकॉज दे डिड नॉट डिसाइड द केस ऑन मेरिट। उन्होंने केस को मेरिट पे डिसाइड ही नहीं करा। सो द कोरम ऑफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एमआर शाह एंड जस्टिस हीमा कोहली, इन्होंने ये बोला कि सेक्शन 16 क्लॉज एस जो एनजीटी का है वो एक्चुअली क्या है। 16 क्लॉज एच जो है वो एनजीटी को एडजुडिकेटरी पावर देता है। अब किस चीज की एडजुडिकेटरी पावर देता है,
कोई भी इंडिविजुअल 16 क्लास एच के अंदर सुप्रीम एनजीटी में अप्रोच कर सकता है टू स्टॉप अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू स्टॉप अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू वर्क अपॉन इफ इट इज हैम्परिंग द एनवायरमेंट एंड इफ प्रॉपर ईसी क्लियरेंस इज नॉट, इफ इट हैज नॉट रिसीव्ड अ प्रॉपर ईसी क्लियरेंस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि 16 क्लास एच के अंदर किसी भी पिटिशन को डिसाइड करते हुए एनजीटी का क्या फंक्शन होता है, क्या उसका सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी फंक्शन है, ठीक है, या फिर उसका एडजुडिकेटरी फंक्शन है, या फिर उसको मेरिट्स में केस के डिसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी पोजीशन को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एनजीटी का जो फंक्शन है 16 क्लॉज एच के अंदर, वो टेक्निकली एक एडजुडिकेटरी फंक्शन है। एडजुडिकेटरी फंक्शन मतलब उसे डिसाइड करना मैंडेटरी है मेरिट्स ऑफ द केस पे। मेरिट्स को प्राइमा फेसी कंसिडर करके उसे जजमेंट देना मैंडेटरी है, एंड एक नॉर्मल सी कमेटी अपॉइंट करके, जो कि इस केस में किया एनजीटी ने कमेटी अपॉइंट की थी स्क्रूटिनी करने के लिए उस प्रोजेक्ट की वर्किंग को, एक नॉर्मल सी कमेटी को अपॉइंट करके एनजीटी अपने फंक्शन से नहीं बच सकता। दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज सिंपली क्लैरिफाइड इन दिस स्पेसिफिक जजमेंट, कि किसी एक कमेटी को अपॉइंट करके एनजीटी अपने स्पेसिफिक फंक्शन से पोर्ट्रे नहीं बच नहीं सकता, उसे अपने एडजुडिकेटरी फंक्शंस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा इफ एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 16 क्लॉज एच। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट NGT has been wrong into not considering the merits of this particular case and granting EC to this particular Gujarat project. तो कोर्ट ने इसको वापस से NGT को रीट्रांसफर किया केस को टू डिसाइड इट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। तो ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा है अभी अभी ऑन द पावर्स ऑफ NGT स्पेसिफिकली। ऑलराइट, इसके बाद कुछ फंडामेंटल केसेस हैं एनवायरमेंटल लॉ के जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन केसेस को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको फेमसली RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी कहते हैं केस को। ये काफ़ी लैंडमार्क केस है। ऑलराइट, इस केस के अंदर केस फाइल हुआ था रिगार्डिंग मसूरी हिल्स में कोरिंग एक्टिविटी का विच वाज हैम्परिंग द हिमालयाज ओवरऑल। ऑलराइट, यहाँ पे बात हुई थी, this judgment was delivered by two judge bench, that is Justice PN Bhagwati and Justice Ranganath Mishra। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को, प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो ऐसे फुलफिल होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इन सिंपल टर्म्स, आज के जनरेशन को जितना भी एनवायरनमेंट के हिस्से की ज़रूरत है वो उसको ऐसे यूज़ करे कि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे और प्रिजर्व की जा सके। जैसे कि वाटर, यदि आप वाटर को वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर नहीं बचेगा। तो आज की जनरेशन को स्पेसिफिकली सारे नेचुरल रिसोर्सेज को और एनवायरनमेंट को ऐसे यूज़ करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक्चुअली में बचे, उनकी नीड्स भी उससे फुलफिल की जा सके। प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीन बहुत ही इकोनॉमिक पिलर्स होते हैं। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है सोसाइटी और तीसरा है एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इन तीनों के अंदर बैलेंस मेंटेन किया जाना चाहिए। इकोनॉमी मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है सोसाइटी के लिए। डेवलपमेंट भी चलना चाहिए बट नॉट एट द स्टेज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट और सोसाइटल नीड्स तीनों के बीच में स्ट्राइव करना बैलेंस ही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन मेंबर्स ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का एक पर्टिकुलर गोल्स अचीव करने का ओथ स्पेसिफिकली डिसाइड किया है, एंड दीज गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2013। देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड बाय द यूएन मेंबर्स मैक्सिमम बाय 2030। एंड बहुत सारे लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया कब तक अचीव करने वाले, क्योंकि इंडिया यूएन की मेंबर है और यूएन में 2030 तक डिसाइड हुआ है सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना। So here also the answer be 2013
and total overall there are 17 sustainable development goals adopted at the UN level. Right. Next important case is in the Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India 1999. ये भी काफी important केस है. इसके अंदर polluter pay principle का बात हुआ. ये इस केस में पहली बार कोर्ट ने polluter pay principle अप्लाई किया था. polluter pay principle होता है financial responsibility. ठीक है, सिंपल सी बात है. यदि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ए, उन्होंने एनवायरमेंट को हार्म करा, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ए का ही होगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है. जिसने भी एनवायरमेंट को पोल्यूट करा उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ऑफ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लाइज ऑन दैट इंडिविजुअल पर्सन ओनली. इसी पोल्यूटर का ड्यूटी बनता है वापस से एनवायरमेंट को रिस्टोर बैक करना. इट इज नीदर द ड्यूटी ऑफ स्टेट nor the duty of people. It's the duty of the polluter to pay back to the environment in whatever manner it has polluted the environment. ठीक है, so this is the concept of polluter pay principle and this is very important principles of environmental law. इसके अलावा एक और प्रिंसिपल होता है precautionary principle. ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है यदि किसी भी एक्टिविटी से कोई स्पेसिफिक ऐसा हार्म होने वाला है एनवायरनमेंट को जिसको हम जो इरिवर्सिबल है, ठीक है, विच इज इरिवर्सिबल. नाउ इफ दिस हार्म इज स्पेसिफिकली इरिवर्सिबल तो ऐसी पर्टिकुलर चीज को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए. Such permission should not be granted which can harm where there is a possibility of causing harm to the environment which is irreversible, which cannot be reversed back and restored back. ठीक है, अब देखो एक important section है जो मुझे पता, हम लोगों को पता होना चाहिए, that is section 20 of NGT एक्ट. ये बोलता है कि एनजीटी अपने किसी भी ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर ऐसा पास कर सकती है एनफोर्सिंग दीज 3 प्रिंसिपल्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल. तो एनजीटी जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में इन तीनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकती है पार्टी पे, और पार्टी को ये तीनों प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना पड़ेगा. ये 3 बहुत ही बेसिक पिलर्स हैं एनवायरमेंटल लॉ के और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ. इसमें आई थी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की थी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. जस्टिस कुलदीप सिंह एंड जस्टिस सागिर अहमद का बेंच था इस केस के अंदर. इसमें ये बोला था कि राइट टू लाइफ दैट इज आर्टिकल 21 का फंडामेंटल पार्ट है राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड पोल्यूशन फ्री एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. तो इसमें स्पेसिफिकली ये रीटरेट किया था कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी का हमारे पास राइट है वो राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड पोल्यूशन फ्री एयर ऑल्सो. इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बिलोंग करते हैं पब्लिक को, वो प्रॉपर्टी है पब्लिक की, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसे मेंटेन करने का ड्यूटी जो है वो स्टेट के ऊपर है. प्रॉपर्टी पब्लिक की है, इंटरेस्टेड है स्टेट को, तो स्टेट का यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करे क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है पब्लिक को. ये किसी की भी इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं हो सकता कोई भी नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो बिलोंग करता है पब्लिक को और उसको प्रॉपरली मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट की गई है स्टेट को. This is the concept of public trust doctrine which was evolved in the landmark case of MC Mehta versus कमलनाथ. ठीक है, इसके बाद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है ओलियम गैस लीकेज केस, ये काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी थी जिसमें गैस लीक हुआ था और काफ़ी सारे लोग इसमें इंजोर हुए थे. इसमें कॉन्सेप्ट आया था पब्लिक लाइबिलिटी और पब्लिक न्यूसेंस का. इस लैंडमार्क केस के अंदर
हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑलरेडी था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैंने टॉर्च में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है, आपको नहीं पता है तो एक बार टॉर्च का वीडियो देखिए। अदरवाइज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में लाइबिलिटी होती है उस इंडिविजुअल की जिसकी प्रॉपर्टी पे कुछ डेंजरस आइटम रखा हो, पर यहाँ पे कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, डिटेल में मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया, इसको प्लीज जाके पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग के यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आफ्टर एमसी मेहता दैट इज ओलियम गैस लीक केस, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, जहां पर नो डिफेंसेस आर अवेलेबल, नो डिफेंसेस आर अवेलेबल विद द पार्टी एंड द पार्टी कैन क्लेम नो डिफेंस। यदि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंजूरियस आइटम है और वो एस्केप कर जाता है तो ये आपकी एब्सोल्यूट ड्यूटी बनती है, और इसी को बोलते हैं डीप पॉकेट रूट, डीप पॉकेट प्रिंसिपल, जिसको कोर्ट ने काफी सारे लैंडमार्क केसेस में रीइटरेट भी किया। सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो ओलियम गैस लीक केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसी के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डिवॉल्व हुआ था हमारी कंट्री में। ठीक है, so these were some of the very important cases. I hope these cases are very, they were very easy to understand. If not, just if not, it's very important to cover these cases एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लैट पीजी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैराथन हमारे यूट्यूब पेज पे अवेलेबल है, और आप इसके लेक्चर्स को हमारे यूट्यूब पेज पे जाकर देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने बहुत सारे लैंडमार्क क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। 12 जून को हमारा ऑल इंडिया ओपन मॉक था क्लैट पीजी का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पोर्टल पे, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13th 14th और 15th को हमारा एक मास्टर क्लास चल रहा है प्लान, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भी सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमने सब कुछ रिवीजन किया एग्जाम से पहले जो आपको पता होना चाहिए। 22 जून को हमारी मास्टर क्लास अरेंज्ड है एलिट पीजी के लिए, और 22 जून को हमारा ऑल इंडिया ओपन मॉक भी एलिट पीजी का। सो आई होप यू विल रिमेंबर दीज डेट्स, यू विल जो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे उन्हें जाके वहाँ से कवर करो, और जो अवेलेबल नहीं है, जो आगे प्लान्ड है, उन्हें लाइव अटेंड करने की कोशिश करो। आई मस्ट से दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, 2-3 दिन में एग्जाम आने वाली है, बैकअप करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट एज अ स्टूडेंट, एंड डू नॉट पैनिक बिफोर एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एंड आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू।